तो हेलो गाइस, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग। फिर मैं नई एक्सेल लेक्चर में मैं आ चुका हूं, आपका अपना भाई। तो मैं आज कंप्लीट कराने वाला हूं आप लोगों को बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस लेक्चर के अंदर 30 मिनट्स के अंदर पूरा क्विक रिवीजन, माइंड मैप सब कुछ होगा। सिर्फ मैं कंप्लीट कराने वाला था फिजियोलॉजी वन शॉट कंप्लीट, मगर कुछ दिक्कतें नेटवर्क इशू के कारण मैं नहीं करा सका। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक एक चैप्टर का क्विक रिवीजन वीडियो डाल दे रहा हूं, आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन हर टाइम खुला हुआ है आप लोगों के लिए। 24/7 आप लोग मैं सर्विस देने वाला हूं, तो कोई बात नहीं, कंप्लीट कराने वाला हूं। केमिस्ट्री भी इस वीक के अंदर आप लोगों की नीट पे सब कुछ कंप्लीट कराने वाला हूं। बातें कम, एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करने वाला हूं कि समुंदर में उतरे हो तो नहाना भी सीख जाओ। नीट की एग्जाम देने जा रहे हो तो कंप्लीट सिलेबस भी करके जाओ। तो कोई बात नहीं, कंप्लीट सिलेबस होगा। तो आज फाड़ो लेक्चर होने वाला, आपका भाई आ चुका है। चलो बातें कम काम ज़्यादा, फोकस करना है हम लोग को काम के ऊपर। चलो आज मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ क्या कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। पहले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट करा चुका हूँ, अब बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन फिजियोलॉजी का 60 मार्क इस जो लेक्चर जो लेने वाला हूँ 5 या 6 लेक्चर उसी के अंदर से आएगा। 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलो बातें कम काम ज़्यादा, चलो हम लोग चलते हैं। चलो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 11th का जो चैप्टर है, फिजियोलॉजिकल चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। तो आप लोग को एनसीईआरटी का पूरा लाइन डिकोड। और एक बात बताता चलूँ कि थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आएगा, क्योंकि इधर पे थोड़ा अभी खेती बाड़ी इधर पे हो रहा है। तो इधर पे धान का जो मौसम है, ठीक है, इधर पे धान को पूरा फ्रेश करा जा रहा है, तो हार्वेस्टिंग मशीन आया हुआ है, तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आएगा, आप लोगों को मैनेज कर लेना है। और मैनेज करके सिर्फ मेरे नोट्स और मेरे बातें के ऊपर फोकस करना है। क्या बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, क्या आ रहा है, आप लोगों को कोई ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ नोट्स और मेरी बातों के ऊपर फोकस रखना है। चलो कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले देखो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हर एनिमल्स के अंदर एक तरह का फ्लूइड प्रेजेंट होता है। किसी के अंदर ब्लड के थ्रू, किसी के अंदर लिम्फ के थ्रू, किसी के अंदर वाटर के थ्रू, कोई भी ये जो फ्लूइड्स, ये जो हम लोगों के इस एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी फ्लूइड। और सर्कुलेशन क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पे सर्कुलेट करना, उसको बोलते हैं हम सर्कुलेशन। तो क्या होता है, मेथड्स क्या होता है, जो बॉडी फ्लूइड की ट्रांसफर की क्या मेथड होती है। देखो सबसे पहले बॉडी फ्लूइड ट्रांसफर की एक मेथड देख लो। देखो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन की एक मेथड देख लो। सबसे पहले क्या होती है, ये मेथड ऑफ ट्रांसफर, कैसे जो बॉडी फ्लूइड ट्रांसफर होता है। सबसे पहले देखो, जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफर, डिफरेंट ग्रुप एनिमल्स के अंदर डिफरेंट मेथड क्या होता है, ट्रांसफर के डिफरेंट मेथड होते हैं। जैसे स्पॉन्ज एंड सिलेंट्रेट के अंदर यूज वाटर के थ्रू क्या आता है, बॉडी फ्लूइड ट्रांसफर होता है। और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन्स, उसके अंदर यूज स्पेशल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक तो ब्लड प्रेजेंट होता है, दूसरा लिम्फ प्रेजेंट हो सकता है। मोस्ट कॉमन क्या प्रेजेंट होता है, मोस्ट कॉमन ब्लड प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो देखो ब्लड क्या होता है, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ब्लड क्या होता है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। किससे बना हुआ होता है, देखो एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं। इतनी बात समझ में आई, तो आगे बढ़ा हूं। देखो ब्लड का जो 55% होती है वो कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। और 45% एंड क्या 45% फॉर्म्ड एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, ब्लड के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्लड की जो स्ट्रक्चर गठन बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो कि जो 55% है, जो 55% है स्ट्रॉक कलर्ड विसियस फ्लूइड होता है। और 90 to 92% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। और जो 6 to 8% क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। स्मॉल अमाउंट मिनरल्स प्रेजेंट होता है किसके अंदर, और इस प्लाज्मा के अंदर जो 55% प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर 55% कौन प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। और फॉर्म्ड एनिमल देखो, फॉर्म्ड एनिमल के अंदर
अंदर कौन कौन आया, 3 आएगा। एक क्या है, एक तो इरिथ्रोसाइट, दूसरा क्या है ल्यूकोसाइट, तीसरा क्या है थ्रोम्बोसिस। तो आरबीसी क्या हुआ, इरिथ्रोसाइट, और ल्यूकोसाइट क्या होता है डब्ल्यूबीसी, और थ्रोम्बोसाइट क्या होता है प्लेटलेट्स होता है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ा हूं। देखो इसके बाद देखो ब्लड से हम लोग क्या हटा देंगे, ब्लड से अगर हम लोग वो जो फॉर्म्ड एलिमेंट को हटा देंगे, मतलब ब्लड से अगर 45% एंड 45% जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उसको हटा देंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा प्रेजेंट। तो प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड अर्ड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट, ये बात याद रखना है। और सीरम किसको बोलते हैं, सीरम देखो जो प्लाज्मा से हम लोग कॉर्टिक फैक्टर को हटा देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सीरम। और ब्लड से अगर फॉर्म्ड एलिमेंट और क्लॉटिंग फैक्टर हटा देंगे उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग सीरम बोलते हैं। तो प्लाज्मा और सीरम के बारे में आप लोगों को जानकारी हो चुकी है। चलो आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, देखो प्लाज्मा प्रोटीन इधर पे 3 तरह का प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एक तो फाइब्रिनोजन, दूसरा क्या होता है ग्लोबिन, तीसरा क्या होता है एल्बुमिन। फाइब्रिनोजन जो होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, और ये क्या करता है, क्लॉटिंग और कोआगुलेंट ऑफ ब्लड को क्लॉटिंग और कोआगुलेशन में हेल्प करता है। उसके बाद देखो जो ग्लोबिन होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं, और एल्बुमिन जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन होता है, और माइक्रो प्रोटीन इसको बोला जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन एंड द ऑस्मोटिक बैलेंस को वो सही करने का काम करता है कौन, एल्बुमिन। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ रहा हूं। लेक्चर बहुत बेहतरीन होने वाला है, यूट्यूब इतिहास के सबसे बेहतरीन लेक्चर लेने वाला हूं, तो दिल थाम के बैठना। तो इधर पे सिर्फ फोकस मेरे नोट्स के, और कोई ज्यादा बातें नहीं करेगा इधर पे, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई होगी, ठीक है। मैं बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है फिर भी आप लोगों को क्लास ले रहा हूं, तो आप लोगों को भी मेरे साथ मेहनत करना चाहिए, ठीक है। नीट बहुत करीब है तो मेहनत करते जाओ। चलो इसके बाद हम फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो फॉर्म्ड एलिमेंट देखो क्या क्या होती है, मैंने बहुत बताया क्या कि फॉर्म्ड एलिमेंट 3 तरह की होती है। एक तो इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, एक तो ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, एक तो थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लाटिलेट्स। तो सबसे पहले हम लोग इरिथ्रोसाइट के पढ़ेंगे, जिसको आरबीसी। आरबीसी क्या शेप्स होता है, बाइकनकेव शेप्स होता है, और इसकी जो डायमीटर होती है देखो 2.0 माइक्रोमीटर इन लेंथ, और जो विड्थ होती है वो 7.5 माइक्रोमीटर होती है। मोस्ट अबंडेंट होती है 5 to 5.5 मिलियन और मिलियन पर एमएम क्यूब ऑफ द ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर कहां से आते हैं, एडल्ट के अंदर बोन मैरो से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और लैक न्यूक्लियस, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इन मोस्ट ऑफ द मैमल के अंदर एन एरोबिक एयर रेस्पिरेशन इसके अंदर देखा जाता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और ह्यूमन के अंदर जो ह्यूमन ब्लड होती है उसके अंदर 12 to 16 ग्राम पर 100 ml के अंदर जो क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और ईच आरबीसी कंटेंट 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हर आरबीसी मॉलिक्यूल 280 मिलियन क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाते हैं। और देखो 120 जी इसकी लाइफ स्पेन होती है आरबीसी की। और देन डिस्ट्रॉय इन द स्प्लेन। कभी जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है स्प्लेन के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं हम लोग। ओ ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद देखो ल्यूकोसाइट के बारे में जानकारी करेंगे। ल्यूकोसाइट क्या है, देखो ल्यूकोसाइट क्या होता है, एक कलरलेस होता है, और इसको हम लोग डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। और कलरलेस, इसके अंदर हीमोग्लोबिन, क्योंकि कलरलेस क्यों है, क्यों हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये कितना अमाउंट होता है, 6000 to 8000 पर एमएम क्यूब ऑफ द ब्लड। और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, एक घंटा से या यार्स ऑफ लाइफ स्पेन होती है, मतलब 1 years to years लाइफ स्पेन होती है। और देखो थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती है, थ्रोम्बोसाइट्स को हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगाकैरियोसाइट्स, कहां से प्रोड्यूस होता है, मेगाकैरियोसाइट से प्रोड्यूस होता है। 1.5 to 3.5 लाख पर एमएम क्यूब ऑफ द ब्लड होता है। और देखो हेल्प इन द ब्लड रेगुलेशन, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो ब्लड का कोआगुलेशन के समय जो एक तरह का केमिकल रिलीज होता है जो हेल्प करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। तो 7 डेज लाइफ स्पेन, इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, 7 डेज होती है। इतनी बात समझ में आया। तो इसके बाद देखो जो एक तरह का डिजीज होता है उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है कि क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, एक तरह का क्या होता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या, एक तरह का क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, बिकॉज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट जो ओ डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स के नंबर अगर ब्लड के अंदर कम होता जाएगा तो क्या होगा कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक तरह का डिसऑर्डर देखा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई।
तो आगे बढ़ रहा हूँ देखो। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इधर पे दिया हुआ है कि बोन के अंदर क्या होता है भाई, बोन मेरो तो प्रेजेंट होता है ना। तो बोन के अंदर क्या हुआ, बोन मेरो प्रेजेंट हुआ। बोन मेरो के अंदर क्या सेल प्रेजेंट होती है, स्टेम सेल प्रेजेंट होती है। और स्टेम सेल के अंदर हीमोपोएसिस हुआ तो क्या बनेगा, रेड ब्लड सेल बनेगा, प्लाटिलेट्स बनेगा, व्हाइट ब्लड सेल बनेगा। मतलब डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लाटिलेट्स कहाँ से बनता है, स्टेम सेल से बनता है। और भी प्रोसेस इसके अंदर होता है, मगर एनसीईआरटी में इतनी बात दिया हुआ है तो इतनी बात मैंने उठा दिया। कोई बात नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस होगा। चलो इसके बाद देखो जो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है वो कितनी तरह का होता है। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी जो होता है, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी दो तरह का होता है। एक तो ग्रैनुलोसाइट, वो दूसरा क्या होता है, एग्रेनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट देखो भाई, ग्रैनुलोसाइट क्या होता है, ग्रैनुलोसाइट फिर फर्दर डिवाइड हुआ दो हिस्सों में। एक तो क्या लिम्फोसाइट, दूसरा क्या मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। और लिम्फोसाइट जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। मगर जो लिम्फोसाइट होता है 20 to 25% होता है, और मोनोसाइट जो होता है 6 to 8% होता है। और जो ग्रैनुलोसाइट के अंदर यूसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होता है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर 60 to 65%, और बेसोफिल 0.15 to 1% नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और ईसिनोफिल क्या होता है 2 to 3% प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ाऊं। देखो जो लिम्फोसाइट होता है वो दो तरह का होता है, एक तो टी लिम्फोसाइट, एक तो बी लिम्फोसाइट। वो क्या होता है, राउंड शेप, नाउन शेप, इसके अंदर राउंड शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। और बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स, जो आपका शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है, जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कौन करता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और देखो एक बात याद रखना, जो वो मोनोसाइट होता है वो क्या होता है, किडनी शेप न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और फैगोसाइटिक टू फॉरेन ऑर्गेनिज्म, हम जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म होता है उसको खाने का, मार देने का काम करता है। कौन, मोनोसाइट करता है। और देखो यूसिनोफिल जो ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर डब्ल्यूबीसी के एक तरह का टाइप से, वो क्या होता है, बाइलोब न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, एंटी पैरासाइट होता है, एंटी एलर्जिक होता है। और देखो क्या होता है, जो बेसोफिल होता है ए शेप न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और सीक्रेट क्या क्या करता है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और क्या करता है, हेपारिन इन सीक्रेट करता है। और जो हेपारिन होता है इन्वॉल्व्स इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, कहाँ 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 पर, और जो रिएक्शन में हेल्प करते हैं वो इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में हेल्प करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ाऊं। और देखो जो न्यूट्रोफिल होते हैं, मल्टी लोब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, मल्टी लोब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मल्टी लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है फैगोसाइटिक फॉरेन ऑर्गेनिज्म। तो एक तो लिम्फोसाइट, एक तो क्या हुआ न्यूट्रोफिल। इस इन दोनों का काम सेम ही है, सेम सेम, तू भाई है तू भाई है तू भाई है तू भाई है, सेम सेम काम होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ रहा हूं। देखो इसके बाद हम लोग जो एबंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा एबंडेंस कौन होता है, देखो सबसे पहले न्यूट्रोफिल, उसके बाद क्या होता है लिम्फोसाइट, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है भाई मोनोसाइट, उसके बाद होता है यूसिनोफिल, उसके एकदम शेष के और कौन होता है, बेसोफिल होता है। तो कैसा लग रहा है लेक्चर, कमेंट में बता देना। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप देखो, ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले देखो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, सॉरी ब्लड ग्रुप ही पढ़ने वाले हैं। तो ब्लड ग्रुप देखो, ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है वो किसके ऊपर आधारित है, ए बी ओ, सॉरी ब्लड ग्रुप जो होता है, हम लोगों का कितना तरह का ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, हम लोगों के 4 तरह का ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। एक तो क्या ए, एक तो क्या है बी, दूसरा क्या है ए बी, और तीसरा क्या है ओ। तो ए बी एन ओ, तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप हम लोगों को देखा जाता है। तो 4 तरह का ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। सबसे पहले हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है भाई, एबीओ ब्लड ग्रुप ऑन द प्रेजेंस ऑन एब्सेंस ऑफ टू सरफेस ऑफ एंटीजन ऑन द आरबीसी। तो किसके सरफेस में एंटीजन प्रेजेंट होगा, आरबीसी के सरफेस में एंटीजन टू ओ जो एब्सेंस और प्रेजेंट, एंड किसके अंदर, आरबीसी के सरफेस के अंदर। तो एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर देखा जाता है एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी, और एंटीबॉडी प्रेजेंट कहां पर होगा, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगा। तो डोनर एंटीजन है, रिसिपिएंट एंटीबॉडी मस्ट बी मिसमैच होना चाहिए। जो डोनर का एंटीजन होगा और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी होगा वो मिसमैच होना चाहिए। चलो उसको समझने से पहले हम लोग इधर पे डायग्राम पहले समझेंगे, उसके बाद हम इधर पे आएंगे। सबसे पहले देखो इधर पे क्या लिखा हुआ है, इधर पे क्या देखो,
ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप है। और एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज इसके अंदर क्या हो प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा। तो एंटीबॉडी एंटीजन ए सॉरी ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट है, ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट है कि एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, मगर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है भाई, एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। तो ए के अंदर यही एंटीजन प्रेजेंट होगा, मगर एंटीबॉडी का बात आएगा तो एंटीबॉडी की क्या प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा। और जो ए ब्लड ग्रुप है वो किस किस को ब्लड दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप देखो ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। मतलब जो ए ब्लड ग्रुप होता है वो दो ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, तो ए को देगा या तो ए बी को देगा, दूसरा किसी को नहीं दे सकता है, ठीक है। और जो बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। और ए बी के अंदर ए बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगा, मगर एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए एंड बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। और ओ के अंदर ए एंड बी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए और बी भी प्रेजेंट होगा, और इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा। तो ये बात याद रख देना। तो ए बी किसको दे सकता है, बी को और ए बी को, ए बी सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। और ओ किस किस को ब्लड दे सकता है, ओ ए बी और ए बी इस लोगों को ब्लड दे सकता है, इस ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो क्या हुआ देखो, जो ओ होता है वो ओ क्या होता है, जो ओ होता है वो क्या होता है कि यूनिवर्सल डोनर होते हैं, मतलब सबको ब्लड दे सकता है। वो ब्लड ग्रुप क्या होता है, सबको ब्लड देगा। मगर जो एबीओ ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, मतलब लेने वाला है, सिर्फ एबी को छोड़ के किसी को नहीं देने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई। बहुत गर्मी है भाई इधर पे, मैं क्या बताऊं, गांव के अंदर बहुत गर्मी है, वेस्ट बंगाल में बहुत गर्मी है। आप लोग कहाँ से हो बता देना जो लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। और लेक्चर कैसा लग रहा है भाई बताना, ठीक है। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए इस गर्मी में लेक्चर ले रहा हूँ, एग्ज़ाम भी सामने, कोई बात नहीं, चलो सबका नज़रिया थोड़ी सही होता है, कुछ लोगों का टेढ़ा भी नज़रिया होता है, कोई बात नहीं, चलो समय समय की बात है, बेसमय भी चला जाएगा। अब हम लोग RH एंटीजन के बारे में जानकारी करेंगे। क्या होता है देख, जो RH एंटीजन होता है वो ऑब्जर्व इन 80% ह्यूमन आरबीसी, किसके अंदर ऑब्जर्व करा गया, 80% ह्यूमन आरबीसी के अंदर ऑब्जर्व करा गया। और जो RH एंटीजन होते हैं, एक तो क्या होता है RH पॉजिटिव, एक तो क्या होता है RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव डोमिनेंट होता है। एक केस देखो, एक मदर है और एक फादर है, तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या हुआ, RH नेगेटिव हुआ, और फादर का ब्लड ग्रुप क्या हुआ, RH पॉजिटिव हुआ। दोनों ने शादी किया, तो पहले बेबी RH पॉजिटिव हुआ, तो पहले क्या हुआ, एक तो मदर था एक तो फादर था, दोनों ने शादी किया। तो शादी करने के बाद जो पहली बेबी हुआ वो क्या था, RH पॉजिटिव था, तो नॉर्मल बेबी हुआ। तो नॉर्मल बेबी हुआ तो क्या हुआ, उसके बाद देखो इधर पे सब कुछ डिस्कस कर हुआ हूँ, देखो इधर पे देखो क्या लिखा हुआ है, देखो ड्यूरिंग द फास्ट बेबी डिलीवरी, जब फास्ट बेबी का डिलीवरी हुआ तब क्या हुआ, RH एंटीजन फ्रॉम फीटल ब्लड ट्रांसफर इनटू द मदर ब्लड, फीटल ब्लड से जो फीटल ब्लड ट्रांसफर इनटू द मदर ब्लड, जो फीटल का ब्लड से मदर का ब्लड में क्या हो गया, RH एंटीजन ट्रांसफर हो गया। तो मदर ब्लड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव एंटीजन, जो मदर की जो एंटीबॉडी था ना वो RH एंटीजन के विरुद्ध क्या कर दिया, एक प्रतिरोध व्यवस्था
उठा दिया कि मैं एंटीबॉडी हूं, आप एंटीजन हो, मैं कोई भी जब जब अननोन पर्सन जब आता है ब्लड के अंदर तो क्या होता है, जो उसको क्या करता है, एंटीबॉडी क्या करता है, खत्म कर देता है। तो ऐसे ही क्या हुआ, मदर जब ब्लड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीजन एंटीबॉडी इन R8 एंटीजन ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी के समय इन मदर ब्लड लीक इनटू द फीटस के अंदर लीक होगा। इट लीड्स टू द जो एम्ब्रायो ब्लास्टोसिस फीटालिस, एक तरह का डिजीज होगा, उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इसको डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल आरबीसी कॉज एनीमिया और जॉन्डिस। तो फीटल के अंदर क्या होएगा, एनीमिया और जॉन्डिस देखा जाएगा, दो डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल आरबीसी। इतनी बात समझ में आ गई। तो उसके बाद देखो, टू अवॉइड एम्ब्रोब्लास्टिस फीटालिस, कैसे हम लोग एम्ब्रोब्लास्टिस फीटालिस को अवॉइड कर सकते हैं कि यूज RH एंटीजन, यूज क्या करना है, RH एंटीजन को यूज कर रहा है। और एंटीबॉडीज आफ्टर द फास्ट डिलीवरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोगाम बोलते हैं। तो जब फास्ट डिलीवरी हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, जो RH एंटीबॉडी, ये क्या करना है, जो सॉरी यूज RH एंटीबॉडी आफ्टर द फास्ट डिलीवरी के बाद RH एंटीबॉडी का यूज करना है। तो क्या होगा, जो सेकेंड प्रेगनेंसी होगा उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं किसके और, ब्लड क्लॉटिंग के और। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ब्लड क्लॉटिंग क्या है, जब कहीं पे इंजरी हुआ तो क्या हुआ, ब्लड निकला। तो इंजरी कंसर्न जब भी हुआ तो ब्लड क्या हुआ, ब्लड जो इंजर टिश्यू से क्या हुआ, ब्लड क्या हुआ, निकल गया। तो देखो इधर पे देखो, ब्लड क्लॉटिंग क्या हुआ, एक क्या है, फिंगर है, फिंगर के अंदर इंजरी हुआ तो टिश्यू इंजर हुआ, अंदर का टिश्यू क्या हुआ, फिंगर के अंदर जब क्या हुआ, फिंगर के अंदर क्या हुआ कि इंजरी हुआ, तब क्या हुआ कि टिश्यू क्या हुआ, इंजर हुआ और थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया। और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एक्टिवेट हो गया, कोई बात नहीं, कारण इधर पे चली गई, कोई बात नहीं। चलो तो क्या हुआ, देखो जो इंजर्ड टिश्यू में थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कैल्शियम आयन के उपस्थिति में क्या हुआ, CO2 के एक्टिवेशन की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो जब भी थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के उपस्थिति में प्रेजेंस में क्या हुआ, फॉर्म द बाई एक्टिवेट एंड फॉर्म्ड बाई कैस्केड प्रोसेस, इसके वजह से क्या हुआ, सीरीज ऑफ द लीकेज एंजाइमेटिक एक रिएक्शन हुआ। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स हुआ। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स क्या करा कि उस प्रोथ्रोम्बिन को क्या किया, थ्रोम्बिन ने ट्रांसफर कर दिया। तो क्या हुआ, सबसे पहले टिश्यू इंजर हुआ, इंजर से क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, कैल्शियम आयन प्रेजेंस में कैस्केड प्रोसेस हुआ, कैस्केड प्रोसेस में एंजाइम कॉम्प्लेक्स हुआ। तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के कॉम्प्लेक्स के उपस्थिति में प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज तो सॉरी प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हुआ, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, इनएक्टिव से एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हुआ। और जब थ्रोम्बिन क्या हुआ, उसके बाद थ्रोम्बिन क्या हुआ, देखो थ्रोम्बिन फिर से फाइब्रिनोजेन में कन्वर्ट हुआ और फाइब्रिनोजेन से क्या हुआ, फाइब्रिन इन हुआ और सॉफ्ट कोट एक तरह के एयर हार्ड कोट व क्लॉट व कोआगुलम हो गया। ऐसे ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो क्लॉट व कोआगुलम क्या होता है, देखो क्लॉट व कोआगुलम क्या होता है, क्लॉट व कोआगुलम वही होता है कि जब डार्क रेडिश ब्राउन काम प्रेजेंट हो जाता है, एक तरह का जो लेयर होता है उसको डार्क रेडिश ब्राउन, उसको हम लोग क्लॉट व कोआगुलम बोलते हैं, जो फॉर्म्ड मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड द फाइब्रिन इन व्हिच डेट फॉर्म्ड एलिमेंट आर ट्रैप्ड। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ रहा हूं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लीम के बारे में। लीम क्या है, लीम देखो, लीम एक तरह का टिश्यू का फ्लूइड होता है। लीम क्या होता है, एक तरह का टिश्यू का फ्लूइड होता है। लीम क्या होता है, एक तरह का टिश्यू का फ्लूइड होता है। तो लीम क्या होता है, एक तरह का टिश्यू फ्लूइड होता है, व इनस्टियल फ्लूइड भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोला जाता है। एक मिनट भाई।
बहुत गर्मी है भाई। देखो क्या हुआ, जो लिम्फ होता है वो क्या होता है, एक तरह का टिश्यू फ्लूइड होता है, वो उसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। और जो ब्लड और प्लाटिलेट्स और उसके अंदर ब्लड माइनस प्लाटिलेट्स माइनस आरबीसी माइकर मैक्रोप्रोटीन को अगर हटा दिया जाए तो लिम्फ बचता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो एक्सचेंज लिम्फ क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल। ब्लड और सेल के अंदर क्या करता है कि न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का क्या करता है, ट्रांसफर करता है, एक्सचेंज करता है। जो कलरलेस फ्लूइड होता है जो कंटेन स्पेशलाइज्ड लिम्फ्स रिस्पॉन्सिबल एल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, जो कैरीज फॉर और न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, फैट एब्जॉर्ब बाय लिम्फ इन लेटरल एंड इंटरस्टिशियल विलाई। ओके, तो ये देखो एक तरह का लिम्फ वेसल, लिम्फ का एक डायग्राम दिया हुआ है। रुको एक मिनट, डायग्राम दिया हुआ है और इसके अंदर देखो जो लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फेटिक वेसल कलेक्ट इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द ड्रेन बैक इनटू द मेजर वेन। ओके, देखो सर्कुलेटरी पाथवे क्या हुआ है, सर्कुलेटरी पाथवे देखो ओपन और क्लोज दोनों हो सकता है, सर्कुलेटरी पाथवे ओपन और क्लोज दोनों हो सकता है। तो ओपन के अंदर क्या देखा गया, देखो ओपन जो पाम ब्लड फ्रॉम द हार्ट पासेस थ्रू लार्ज वेसल इनटू द ओपन स्पेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं। और क्लोज के अंदर क्या होता है, पाम ब्लड ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू द क्लोज नेटवर्क। देखो एग्जांपल क्या है, आम, एग्जांपल क्या है, आम को याद रखना, आम मतलब आर्थ्रोपोडा और एम से मोलास्का, और एनिलिडा एसी, गर्मी में एसी वाले बाबू मेरा गाना चला दो। तो एसी वाली बाबू क्या करना है, गाना चलाना है। तो एसी वाली बाबू मेरा गाना चला दो कि एसी से एनिलिडा और सी से क्या हुआ, कॉर्डाटा। तो याद रखना कि क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे किसके अंदर देखा जाता है, एसी वाले बाबू के अंदर देखा जाता है। वो एसी वाले बाबू क्या करेंगे, गाना बजाना पड़ेगा एसी वाले बाबू को। तो क्या बोलना है, एसी वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। ठीक है, इसके बाद देखो जो चेंबर ऑफ हार्ट होते हैं, जो फिश के अंदर देखो दो चेंबर हार्ट होते हैं, एक तो जो एक तो आर्टिया होते हैं, एक तो वेंटिकुलम होते हैं। और जो वेंट्रिया और आर्टरिया होती है, आर्टरिया और वेंट्रिया प्रेजेंट होते हैं। जो इसके अंदर इसके अंदर क्या होता है, सिंगल वेंटिकल आर्टिया और वेंटिकल प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर राइट एट्रियम दो चेंबर और सिंगल सर्कुलेशन देखा जाता है। और एम्फीबियन एंड रिप्टाइल के अंदर 3 चेंबर हार्ट देखा जाता है, इनकम्प्लीट ये डबल सर्कुलेशन देखा जाता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल के अंदर। इसके अंदर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और वेंटिकल्स देखा जाता है। और मैमल्स के अंदर देखो, मैमल्स एंड बर्ड्स के अंदर 4 चेंबर हार्ट देखा जाता है और डबल सर्कुलेशन देखा जाता है। जो इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोकोडाइल के अंदर भी ई प्रेजेंट होता है 4 चेंबर हार्ट। तो लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रियम एवं और क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, 4 चेंबर हार्ट होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ाऊं। देखो इसके बाद हम लोग क्या बढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानकारी लेंगे। देखो ह्यूमन हार्ट की ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग ह्यूमन हार्ट को उतना डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आप लोगों को सब कुछ याद हो जाएगा। देखो ह्यूमन हार्ट क्या होता है, ह्यूमन हार्ट एक तो क्या होता है, मायोजेनिक होता है। तो मायोजेनिक इन नेचर होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, क्या होता है, लेफ्ट फिल्टर्ड होता है। और क्या होता है, क्लिंज फास्ट फिश साइज होता है। और हार्ट इज प्रोटेक्ट बाय डबल वॉल बैग, इसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। देखो सबसे पहले हार्ट का 4 चेंबर हार्ट देखो, वो क्या ह्यूमन हार्ट क्या होता है, 4 चेंबर होता है। एक क्या होता है, राइट एट्रियम राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है कि देखो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के जो मिडिल पोर्शन को दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो क्या होता है, इंटर एट्रियम और सेप्टम। जो इसको हम लोग क्या, कौन सा सेप्टम हम डिवाइड कर रहे हैं, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। जो क्या होता है, थीन होता है और थीन होता है। और देखो वो जो क्या करता है, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। और देखो
और जो राइट एट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल उसके दोनों को इसमें एक तरह का भाल्व प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है ट्राइकास्पिड भाल्व। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो एक तरह का भाल्व प्रेजेंट होता है उसको हम बाइकास्पिड भाल्व बोलते हैं। और देखो इसके अंदर और जो कॉर्डेटेडिनी प्रेजेंट होता है, ऐसे कॉर्डेटेडिनी ए और पेपिलरी मसल, देखो ये होता है क्या पेपिलरी मसल प्रेजेंट होता है और ओनली प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। जब ब्लड किससे राइट वेंट्रिकल से क्या होता है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर जाता है। दो ओपनिंग को क्या बोलते हैं सेमील्यूनर वाल्व बोलते हैं, तो ओपनिंग को क्या बोलते हैं सेमील्यूनर वाल्व बोलते हैं। तो ट्राइकास्पिड और ये क्या होता है वेना कवा होता है। और राइट एट्रियम के राइट के और क्या प्रेजेंट होते हैं एसए नोड और एबी नोड क्या पता है लेफ्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एसए नोड और एबी नोड कहाँ प्रेजेंट होता है ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। हार्ट वॉल अटैच टू द पेपिलरी मसल बाय द कॉर्डी टेंडिनी। ओके, ये बात याद रख देना है आप लोगों को। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ा हूं। देखो अब हम लोग भाल्व के बारे में पढ़ेंगे। तो भाल्व क्या होता है, देखो भाल्व क्या होता है एक तरह का भाल्व क्या है, भाल्व मस्कुलर फ्लैप्स एंड काप्स होता है प्रेजेंट जो प्रिवेंट फ्रॉम द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जो क्या होता है भाल्व दो तरह का होता है, एक तो कास्पिड भाल्व और सेमिलुलर भाल्व होता है। एक तो क्या होता है कास्पिड भाल्व होता है और सेमिलुलर भाल्व होता है। कास्पिड भाल्व को जो एट्रीवेंटिकुलर भाल्व बोला जाता है। तो बाइकास्पिड भाल्व देखो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बिटवीन प्रेजेंट होता है। ट्राइकास्पिड किसके अंदर बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के जो मिडिल में प्रेजेंट होता है। और देखो जो सेमिलुलर भाल्व प्रेजेंट होता है कहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल और पाल्मोनरी आर्टरी के बिटवीन में प्रेजेंट होता है, अंदर प्रेजेंट होता है और दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है और मिडिल में प्रेजेंट होता है। बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है वो सेमिलुलर भाल्व भी प्रेजेंट होता है। हार्ट के जो बीट कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे बस स्पेशल इस कार्डियक मसल एल के थ्रू क्या होता है हार्ट बीट जो कंडक्शन होता है। और देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है जो ऑटो रिदमिक होता है जो मायोजेनिक होता है। देखो सबसे पहले क्या एसए नोड, उसके बाद एबी नोड, उसके बाद एबी बंडल, उसके बाद पार्किंजी फाइबर के बारे में थोड़ा जानकारी करेंगे। देखो एसए नोड क्या होता है इसको सिनोएट्रियल नोड्स बोलता है और एबी नोड को एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स बोलता है और जो एबी नोड्स को एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल बोला जाता है। देखो लोकेशन क्या होता है अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है जो राइट एट्रियम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो लोकेशन क्या है आप लोगों को याद रखना है। और इसे नोड जो 70 to 75% निपल पार्स मिनट हीट जो प्रोड्यूस करता है और इसको पेसमेकर बोला जाता है और रेस्पिरेटरी फॉर रिदमिक कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट करते हैं। और देखो जो लोकेशन क्या होता है लोएस्ट एज ऑफ लेड एड कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम के अंदर क्या पेज है एबी नोड पेज 6 to 65 इम्पल पर मिनट होता है। और इसका एबी बंडल का जो एबी बंडल का लोकेशन होता है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर प्रेजेंट होता है और 40 to 5% इम्पल्स पर मिनट प्रेजेंट होता है। और लोकेशन क्या होता है पार्किंजी फाइबर का जो वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और 22 to 25% एंड जो इम्पल्स इन पर मिनट होता है। जो सबसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट जो करते हैं इम्पल्स सबसे बेसी सबसे ज़्यादा कौन करते हैं एसए नोड, उसके बाद क्या होता है एबी नोड, उसके बाद एबी बंडल, उसके बाद क्या होता है पार्किंजी फाइबर। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ा हूँ। देखो कार्डियक और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कार्डियक कार्डियक साइकिल के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो कार्डियक साइकिल देखो जो कंप्लीट कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ सिंगल हार्ट बीट होता है 0.8 सेकंड। कैसे डिवाइड हुआ देखो सबसे पहला देखो 0.1 सेकंड के अंदर क्या हुआ 0.1 सेकंड के अंदर क्या हुआ एट्री सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या हुआ जो ब्लड क्या हुआ ब्लड जो एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। एट्रियम के अंदर क्या होगा एट्रियम के अंदर हार्ट के अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा तो एट्रियम के अंदर सिस्टोल होगा। और क्या होता है वेंट्रिकुलर के अंदर डायस्टोल होगा। वेंट्रिकल से क्या होगा ब्लड बाहर की तरफ जाएगा। तो पहला 0 सेकंड में होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। उसके बाद देखो 0.3 सेकंड को देखो और जो 0.8 है उसको हम लोग डिवाइड किया हूँ। तो पहला 0.81 के बाद क्या होता है फास्ट हार्ट स्टार्ट क्या होता है लाभ अब जो साउंड आता है बाय क्लोजिंग द कास्पिड एंड एबी वाल्व के अंदर। उसके बाद देखो उसके बाद 0.2 सेकंड में क्या होगा
होगा देखो 0.2 सेकंड में एट्रिया एंड जो डायस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, एट्रियम के अंदर डायस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर के अंदर सिस्टोल होगा। मतलब अब जो डायस्टोल क्या होगा, मतलब जो एट्रिया के अंदर से ब्लड बाहर निकलेगा और वेंट्रिकल के अंदर ब्लड क्या हो जाएगा, अंदर आएगा हार्ट के अंदर। और सेकेंड हार्ट साउंड कब आएगा, 0.3 सेकंड में आएगा, डब डब। तो पहला हार्ट साउंड क्या हुआ, लब। सेकेंड हार्ट साउंड क्या हुआ, डब। तो क्या हो गया देखो, बाय क्लोजिंग द सेमिन्यूलर वाल्व, सेमिन्यूलर वाल्व का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग में के समय सेकेंड हार्ट साउंड आएगा। उसके बाद देखो कितना हो गया, 4 सेकंड हो गया। बाकी 4 सेकंड में क्या करेगा बाबू भैया, बाबू भैया क्या करेगा, बोलो। क्या करेगा बोलो। एट्रियन वेंट्रिकुलर के अंदर डायस्टोल होगा, इसको हम लोग बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। ब्लड मूव्स फ्रीली, मूव्स होगा। समझ में आ गया। तो एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल के अंदर 70% वेंट्रिकुलर फील्ड होता है, पासिंग जो फीलिंग होता है। और एंड ऑफ एट्रियम सिस्टोल के अंदर 30% वेंट्रिकल्स का होता है, फील्ड होता है एक्टिवली फीलिंग। सिस्टोल मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करना। और डायस्टोल मतलब क्या है, हुआ रिलैक्सेशन करना। हार्ट का जो साउंड आता है, जो फास्ट साउंड आता है, उसको हम लोग डाप बोलते हैं, लो पीस बोलते हैं। और बाय क्लोजिंग ऑफ कास्पिड ए भी वाल्व का कारण होता है। और सेकेंड जो साउंड आता है उसको हम लोग डुब बोलते हैं, हाई पिच होता है। और क्या होता है, जो होता है बाय क्लोजिंग ऑफ सेमिन्यूलर वाल्व। समझ में आ गया ना। चलो इसके बाद हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ाई करने वाले हैं स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। देखो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है भाई, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ईडीबी माइनस ईएसबी। ये बात याद रखना है, ईडीबी माइनस ईएसबी 70 ml होता है। ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट एचबीआर इंटू एसबी, मतलब हार्ट बीट रेट इंटू एसबी, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम जो 70 पर मिनट होता है इंटू 70 ml। तो क्या होता है, जो 5000 ml पर मिनट होता है फॉर हेल्दी पर्सन के अंदर। ईसीजी क्या होता है, ईसीजी देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो मशीन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसको होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ये बात याद रखना है, ठीक है। और देखो फॉर द नॉर्मल ईसीजी के अंदर लीड्स ऑन जो क्या क्या लीड्स करना पड़ता है, देखो लेफ्ट एंड रिस्ट, राइट को वेस्ट को लीड करना, और लेफ्ट एंकल को क्या करता है, लेफ्ट एंकल के अंदर एक तरह का क्या देते हैं मशीन, इन जो क्या करते हैं दे देते हैं, इधर पे देते हैं एंकल के अंदर, जो लेफ्ट एंकल के अंदर दे देते हैं, और लेफ्ट रिस्ट एंड राइट रिस्ट के अंदर दे देते हैं। ईसीजी नॉर्मल ईसीजी ऐसे होता है। फॉर मूव डिटेल्स ईसीजी तो लीड्स ऑन द चेस्ट रीजन के अंदर जो मशीन इन दे देते हैं, और क्या करते हैं ईसीजी को वो ईसीजी करते हैं। और देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इधर के क्या होगा, पी क्यू आर एस टी। तो 4 तरह का वेव्स आता है। पी क्या रिप्रेजेंट करता है, पी आर्टरी या डिपोलराइजेशन, मतलब सिस्टोल, मतलब जो ब्लड आ रहा है अंदर की ओर उसको क्या, सिस्टोल मतलब आना, ठीक है, हार्ट के अंदर। और देखो क्यू क्या, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। और क्यूआरएस क्या रिप्रेजेंट करता है, जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और टी क्या रिप्रेजेंट करता है, टी रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। और एंड ऑफ टी में क्या होता है, जो एंड ऑफ सिस्टोल होता है। नंबर ऑफ क्यूआरएस कम्प्लेक्स नंबर ऑफ हार्ट बीट 8 होता है। और ईसीजी राफ सेम इन शेप होता है। डेविएशन इन शेप क्या होता है, डिनोट्स एबनॉर्मलिटी। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ना हो। अब हम लोग डबल सर्कुलेशन की ओर चलते हैं। डबल सर्कुलेशन की ओर जाने के पहले ही देख लो कैसे कैसे क्या होता है। देखो एक आर्टरी है, एक तो वेन है। आर्टरी और वेन दोनों के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सबसे बाहर की ओर क्या प्रेजेंट होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, और उसके बाद ट्यूनिका मीडिया, उसके बाद ट्यूनिका इंटीमा, उसके बाद क्या होता है, कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। और कोई के अंदर के ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी।
देखो आर्टरी देखो, आर्टरी देखो, इसके सबसे बाहर वाली क्या लेयर प्रेजेंट होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके बाहर वाली क्या होती है, ट्यूनिका मीडिया जो थिक होती है, और ट्यूनिका इंटरना सबसे उसके अंदर वाली लेयर, और ल्यूमेन एंड उसके अंदर स्मॉल प्रेजेंट ल्यूमेन प्रेजेंट होती है। और वेन एंड जो आर्टरी और वेन एंड एक क्या होते हैं अपने आर्टरी और वेन क्या होता है, दोनों एक साथ क्या होते हैं, जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर भी ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया क्या होता है, थिन होता है, ट्यूनिका इंटीमा प्रेजेंट होता है। उसके बाद ल्यूमेन लार्ज साइज में प्रेजेंट होता है, इसके अंदर स्मॉल ऑल प्रेजेंट होता है, और भाल प्रेजेंट होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है वो क्या होता है, फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू का, फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू वो जो कोलाजन फाइबर से बना हुआ होता है, और जो स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से बना हुआ होता है। जो स्क्वामस एपिथेलियम जो ट्यूनिका इंटीमा होता है वो स्क्वामस एंडोथेलियम होता है, और कैपिलरी जो होता है ओनली सिंगल एल लेयर ऑफ एंडोथेलियम होता है। इतनी बात समझ में आएगी। अब सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो डबल सर्कुलेशन, देखो सबसे पहले देखो दो तरह का डबल सर्कुलेशन में, एक तो पाल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टोलिक सर्कुलेशन, इसलिए दो इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। सबसे पहले लंग्स के अंदर से देखो, लंग्स पाल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो राइट वेंट्रिकल से पाल्मोनरी लंग्स से क्या होता है, पाल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, पाल्मोनरी सर्कुलेशन कैसा होता है। देखो सबसे पहले राइट वेंट्रिकल से पाल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा, उसके बाद लंग्स में, उसके बाद क्या जाएगा पाल्मोनरी वेन में और लेफ्ट एट्रियम। तो इतना तो क्या हुआ, पाल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहाँ से होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से होगा। उसके बाद सिस्टमिक आर्टरी में जाएगा टिश्यू, उसके बाद टिश्यू के अंदर ब्लड जाएगा, उसके बाद सिस्टमेटिक वेन के अंदर, उसके बाद राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा। ऐसे ब्लड का फ्लो चलता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो सबसे पहले लंग से ब्लड आज कहाँ है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ, सिस्टोलिक आर्टरी के थ्रू जो डोर्सल एओर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, और जो बॉडी टिश्यू के अंदर गया, बॉडी टिश्यू से क्या हुआ, बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, सिस्टमिक वेन में गया, सिस्टमिक वेन से और वेन का से कहाँ गया, राइट एट्रियम से क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी से फिर से लंग से होगा। ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वेन क्या करता है, वेन क्या करता है, देखो वो वेन क्या करता है, हार्ट के अंदर ब्लड को जो पुश करता है, लेके जाता है, और आर्टरी के थ्रू तो हार्ट से ब्लड पूरा शरीर में चला जाता है। और सिस्टमिक हार्ट क्या होता है, जो लेफ्ट हार्ट रेट होता है, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स होता है। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ रहा हूँ। देखो लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर की, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जो कौन सा एक्टिविटी रेगुलेट कर सकता है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ये सबसे पहले देखो ब्रेन क्या कर रहा है, हम लोगों को जो कार्डियक एक्टिविटी शो करा रहा है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा, ब्रेन के अंदर भी मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके अंदर आता है। हार्ट बीट को क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज करता है, और एक्शन पोटेंशियल स्पीड क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसलिए कार्डियक आउटपुट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, हार्ट बीट क्या होता है, इंक्रीज करता है। वेंट्रिकुलर और जो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है, और कार्डियक आउटपुट क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ना। उसके बाद देखो सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर थोड़ी देर बात पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो वो नॉर्मल हार्ट एक्टिविटी रेगुलेट इंटरस्टिशिकली दैट मीन्स द ऑटो रेगुलेशन बाय द नोडल and by nodal tissue, the hence the heart is myogenic। एक जो एडर्नल मेडुलरी हॉर्मोन्स, एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन, जो एड्रिनालिन और नॉन एड्रिनालिन क्या करता है, जो हार्ट बीट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। और हेपाटिक पोर्टल सिस्टम क्या करता है, जो वैस्कुलरिस जो कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के अंदर होता है। इंटेस्टाइन्स के अंदर क्या आता है, हेपाटिक पोर्टल वेन ब्लड किसको लेके जाता है, लीवर के अंदर लेके जाता है। तो हेपाटिक पोर्टल वेन कंटेन ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर, बिलोंग्स इंडिपेंडेंस सिस्टिक टू फ्रॉम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इतनी बात याद हो गई तो आगे बढ़ रहा हूँ, फ्रॉम टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसके बाद देखो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, हम लोग को सर्कुलेशन सिस्टम में डिसऑर्डर। तो हाइपर टेंशन व हाई ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल बीपी होता है 120/8
mmHg होता है। 120 mmHg मतलब सिस्टमिक एंड पंपिंग प्रेशर, और 80 mmHg मतलब डिस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर होता है। जो हाई बीपी के अंदर मतलब बीपी का 180 140 के ऊपर चला जाता है और 80 के ऊपर चला जाता है, तो हाइपरटेंशन इफेक्ट ब्रेन, हार्ट एंड किडनी इसको अटैक करता है। उसके बाद देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद देखो वो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाला है, तो हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD एस्ट्रोस्क्लेरोसिस इज जो CAD इफेक्ट द वेसल दैट सप्लाइंग ब्लड द हार्ट मसल, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। कॉल्ड द बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम फैट और कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबर। तो ब्लड के अंदर जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या जमा हो जाता है, कैल्शियम फैट्स और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, 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 जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखा जाता है, मेक ल्यूमेन ऑन आर्टरी नैरो, वो नैरो बना देता है, आर्टरी को क्या बना देता है, नैरो बना देता है। उसके बाद देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो है वो एंजीना और एंजीना पेक्टोरिस, एंजीना और एंजीना पेक्टोरिस के बारे में थोड़ा जानकारी कर लो। एक्यूरेट चेस्ट पेन होता है बिकॉज ऑफ द नो इनफ ऑक्सीजन सपोर्ट इन द हार्ट जो एबनॉर्मली इन ब्लड फ्लो, वो जो ऑकर्स इन बोथ मैन एंड वुमेन्स इन एनी एज, बट कॉमन इज द मिडिल एज एंड एल्डर पर्सन के अंदर देखा जाता है। उसके बाद देखो वो क्या होता है कि जो हार्ट फेलियर कैसे होता है, अनेबल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली, जो हार्ट जब इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर सकता है तो नोन एज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। बिकॉज द कंजेस्टिव ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट मसल सडनली ई डैमेज बाई इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई इज नोन एज मायोकार्डियम इन्फेक्शन के कारण भी होता है। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स डेथ ऑफ हार्ट मसल, जो कॉम्प्लेक्स डेथ होता है हार्ट मसल, और हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट क्या करता है, स्टॉप कर देता है बीटिंग। तो इतनी बात समझ में आ गई तो आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर मैं आप लोगों को क्लास कंटिन्यू करा हूँ। तो एक शायरी से मैं आप लोगों से विदाई ले रहा हूँ आज के लिए। मतलब आज और भी लेक्चर आएगा, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है अभी तक, तो कोई बात नहीं, मैं एक शायरी से आप लोगों से अभी फ़िलहाल के लिए कि मंजिल को पाना है तो मंजिल को पाना है तो इस परियों से दूर रहना, मंजिल को पाना है तो इस परियों से दूर रहना, मंजिल भी जाएगी और इस परियों से भी रिश्ता नाता टूट जाएगी। तो मंजिल मेन होता है, डेस्टिनेशन मेन होता है, तो डेस्टिनेशन को आप लोग याद करके मंजिल की ओर जाना है। तो डेस्टिनेशन इज द मेन की ऑफ योर सक्सेस, बट इस परी नहीं, इस परी की वजह से आप सक्सेस नहीं होंगे, इस तितलियों की वजह से नहीं सक्सेस होंगे। तो सक्सेस होना है, तितलियों का साथ पहले छोड़ना है। तो परियों के पीछे मत भाग तू, परियों के पीछे मत भाग तू, मंजिल के पीछे भाग। जब मंजिल हासिल हो जाएगा ना, तो इस तितली से बेहतरीन तितली आ जाएगी। तो कोई बात नहीं, इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।